हमारा बदल गया है, ये दृष्टिकोण वही है और ये प्रोग्राम भी वही है और मुद्दे भी हर बार इसी तरह से आगे भी आते रहेंगे। तो सर शुरुआत करते हैं शुरू से ही कि सर संसद में यह सेशन बुलाया ही क्यों गया और क्या यह जो संसद में सेशन बुलाया गया है ये प्रक्रिया सही थी, क्या ये टाइमिंग सही थी? 3 सवाल इसमें हैं। पहला तो सेशन क्यों बुलाया गया, दूसरा प्रक्रिया सही थी, तीसरा टाइमिंग सही थी। तो टाइमिंग विपक्ष के हिसाब से गलत थी क्योंकि तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव चल रहे थे। तो उनका मानना है कि ऐसे टाइम पे आपने सेशन बुलाया, मीटिंग बुलाई कि हम इलेक्शन में ध्यान दें या यहाँ ध्यान दें, तो वो उनके हिसाब से गलत था। पर हाँ, लीगली ठीक था। लीगली तो सरकार को हक है कि बुलाई सकती है मीटिंग। प्रक्रिया सही थी यानी प्रक्रिया लीगली सही थी क्योंकि जो बजट सेशन खत्म हो जाना चाहिए था, अगर आपको ध्यान हो 2 अप्रैल को बजट सेशन की आखिरी मीटिंग जब हुई तो उसको समाप्त नहीं किया गया, प्ररोग नहीं किया गया उसको। उसे 16 अप्रैल तक के लिए केवल एडजर्न किया गया था, जिसका मतलब था कि एक मीटिंग वहाँ पर होने वाली है। तो वो इसलिए किया कि अगर सेशन समाप्त कर देंगे तो स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति से नोटिस जारी होगा, फिर राष्ट्रपति भाषण देंगे, उसमें वो सब बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आसान रखने के लिए बजट सेशन को ही एक्सटेंड करके एक 3 दिन की मीटिंग बुलाई गई। तो लीगली प्रक्रिया सही है, लीगल तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जब संविधान संशोधन इतना बड़ा करना है तो बेहतर होता कि विपक्ष को पहले से पता होता कि क्या प्रस्ताव आने वाला है। बेहतर होता कि सर्वदलीय एक बैठक होती, सब लोग सहमति बनाते। अगर बन पाए सहमति तो उससे अच्छी क्या बात है। और बेहतर होता कि एक संयुक्त समिति बनती, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती या सिलेक्ट कमेटी होती, जो उस बिल के प्रावधानों पर विचार करके सबकी सहमति बनाने की कोशिश करने के बाद अगर बिल आता पार्लियामेंट में तो बेहतर होता। दूसरा आपका सवाल ये है कि ये सेशन हुआ ही क्यों। हुआ ये कि 2023 में आपको ध्यान होगा कि एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि दरअसल संविधान का 106वां संविधान संशोधन था, वो पास हुआ था। उसमें प्रावधान ये था कि उस अधिनियम के पास होने के बाद, अधिनियम मतलब एक्ट, जहाँ मैं भारी भरकम हिंदी बोलूँ या भारी भरकम अंग्रेजी बोलूँ, आप मुझे टोक देना, मैं दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर दूंगा, ठीक है। उस एक्ट में प्रावधान ये था कि उस एक्ट के लागू होने के बाद जो पहला सेंसस होगा, उस सेंसस के बेस पे डिलिमिटेशन होगा। उस डिलिमिटेशन का मोटा मोटा मतलब है कि सीटें कितने कितने एरिया में है फिक्स किया जाएगा। इस पर हम विस्तार में बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो उस डिलिमिटेशन के बाद महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। मेरे ख्याल से 2023 में सरकार के मन में ये था कि हम 25-26 में सेंसस पूरा कर लेंगे। सेंसस पूरा होने के बाद बहुत ताकत लगाएं तो 2 साल में डिलिमिटेशन हो सकता है, वरना आमतौर पर 3-4 साल लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उनके मन में था कि 28 से डिलिमिटेशन हो जाएगा और 29 से हम जो ये आरक्षण है लागू कर देंगे। आपको ध्यान होगा कि 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके कुछ दिन पहले, यानी कि पहलगाम घटना और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, सरकार ने अचानक घोषणा की कि हम जो सेंसस है उसमें जाति जनगणना भी करेंगे। ये डिमांड कांग्रेस की तरफ से बहुत दिनों से थी, इंडिया गठबंधन की तरफ से थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में ऐसा माना जाता है कि सरकार को बहुत नुकसान हुआ ओबीसी समुदाय की ओर से, उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, क्योंकि विपक्ष ने, चाहे वो राहुल गांधी हों चाहे फिर अखिलेश यादव भी हों, संविधान खतरे में है इस बात को बहुत उछाला। और ये भी कि ओबीसी जातियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है इस सरकार की वजह से, तो जाति जनगणना होनी चाहिए। ये मुद्दा इतना उठाया कि अंत में सरकार को हाँ बोलना पड़ा। हाँ बोला ऐसे समय में कि लगे कि सरकार का अपना निर्णय है, लेकिन माना जाता है कि वो उसे दबाव में उन्होंने हाँ बोला। अब जैसे ही कहा कि इस जनगणना में जाति जनगणना भी होगी तो ये मामला लंबा हो गया, क्योंकि हजारों जातियां हैं। 2011 में आपको आइडिया होगा कि 1931 के बाद से जाति जनगणना हमारे देश में हुई नहीं है। 2011 में दरअसल एक बार जाति जनगणना हुई थी हमारे देश में, उसको SECC बोलते हैं, सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, जो अलग से हुआ था जनगणना के, थोड़ा अलग हुआ था लेकिन उसी समय हुआ था। उसमें यह था कि लोगों से पूछा कि आपकी जाति कौन सी है, उनको आंसर देना था। अब वो आंसर्स इतनी वैरायटी के थे कि उसको क्लासीफाई करना, स्टैंडर्डाइज करना इतना मुश्किल हो गया कि अंत में वो डेटा आज से रिलीज हुआ ही नहीं। विपक्ष कहता है कि बीजेपी ने जानबूझ के रिलीज नहीं किया। बीजेपी की सरकार ने कहा कि वो डेटा इतना स्कैटर्ड है कि रिलीज कर ही नहीं सकते, उसमें लाखों गलतियां हैं। इस बार ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हर एरिया में कौन कौन सी जातियां हैं, कौन सी उपजातियां हैं,
कौन सा सरनेम कौन सी जाति से लिंक होता है, इस सब पे पहले खूब काम कर लिया जाए, ताकि जब कोई व्यक्ति अपनी जाति का नाम बताए तो क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन में दिक्कत ना हो। कम से कम 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल प्रोसेस डिले हो गया। अब डिले हो गया तो इसका मतलब ये है कि 2029 के इलेक्शन तक इस सेंसस के बेस पर डिलिमिटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंसस का डेटा फिल्टर होके 2028 में ही आ पाएगा। 28 में आने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन कितनी भी ताकत लगाए, 29 के चुनाव जो कि अप्रैल महीने में होने हैं उससे पहले हो नहीं पाएगा। तो जो संविधान संशोधन 2023 में इसी सरकार ने किया, उसी की जो शर्त लिखी है, आर्टिकल 334A बनाया था उन्होंने, पूरी नहीं हो पाएगी। तो मेरे ख्याल से सरकार को ये लगा कि अब क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे तो या तो 2034 का इंतज़ार करें। मुझे लगता है कि मोदी जी के मन में ये है कि मेरे सामने ही हो जाए, और शायद 2029 के बाद वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, वो भी एक सवाल तो है, क्योंकि 29 से 34 का मतलब है उनकी उम्र 84 साल होगी 34 में। तो मेरे ख्याल से उनके मन में ये है कि ये एक बड़ा काम मेरे समय में हो, मेरे सामने हो, मेरे हाथों हो, उसका श्रेय मुझे मिले, इसलिए 29 में ही किसी न किसी तरह से महिला आरक्षण लागू हो। ये उनकी कोशिश थी, सफल नहीं हो पाई, और सफल नहीं होने में जिम्मेदारी सरकार की भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन सर यहाँ पे अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं तो ये समझ में आता है कि सरकार को पता होता है कि उसके